नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। आज खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं रविंद्र तिवारी जी, जो कि मेंबर हैं नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल के। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज़ फ्रेम पर। नमस्कार। आज की चर्चा हम शुरू करेंगे इस बात से लेके कि हमारे देश में और ख़ास करके झारखंड में भी जो सड़क दुर्घटना हो रही है वो उसका इजाफा हम हर साल देख रहे हैं। पिछले साल की अगर मैं डाटा की बात करूं तो पूरे देश में 1,80,000 लोग जो हैं वो रोड एक्सीडेंट से मारे गए, जिसमें कि 30,000 ऐसे लोग हैं जो कि टू व्हीलर से बिना हेलमेट की वजह से जिनकी मौत हुई। तो इसको लेके केंद्र सरकार जो है वो कितनी सजग है और इसको लेके आप लोगों ने जो नियमावली बनाई है उसको कैसे आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये बात सच है कि कोई बड़े भयानक जो युद्ध हुए विश्व में, उसमें जितनी मानव जीवन की क्षति नहीं हुई उससे अधिक ज़्यादा क्षति हर साल सड़क दुर्घटनाओं में होती है जी। और ये कोई किसी से छिपी हुई बात नहीं है, सबको पता है। और ये डाटा हर सबसे साल आते रहता है। दुखद बात यह है कि सरकार के और हमारे जब से सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय माननीय नितिन जी के पास आया है, तब से सड़क बनाने के साथ साथ सड़क सुरक्षा पर बहुत ज़्यादा बजट भी खर्च किया जा रहा है, बहुत काम भी किए जा रहे हैं। बावजूद इसके सड़क दुर्घटनाओं में कमी हम लोग कर पाने में सफल नहीं है। तो निश्चित रूप से विचार करना पड़ता है कि आखिर कारण क्या है। जी। तो जो हम लोग अभी तक समझे हैं उसमें यह है कि सड़क दुर्घटनाएं होने में सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ सड़क नियमों के, यातायात नियमों के अनुपालन में से अनभिज्ञ होना और जो ड्राइविंग के जो प्रमुख मानक हैं उनको भी नहीं मानना। कारण क्या है, जब अच्छी सड़कें बनेंगी तो स्वाभाविक है कि गाड़ियों की गति तेज होंगी और जब गति तेज होंगी उनको गति पर कमांड नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, दुर्घटनाओं की संभावना भी ज़्यादा होगी जी। और जब दुर्घटनाएं होंगी तो मानव जीवन का क्षति होना निश्चित है। तो हम लोगों ने इसके लिए सबसे बड़ा हम लोगों का मानना है, सरकार का मानना है कि इसमें अगर हमें सड़क दुर्घटनाओं को समाप्त तो नहीं कर सकते, उसको कम किया जा सकता है। कम करना है तो सबसे पहले आम नागरिक जो सड़क पर गाड़ी लेकर चलते हैं उनको सबसे पहले सड़क पर चलने से पहले जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में आनी पड़ेगी कि वह जब गाड़ी चलाते हैं तो उन्हें ये ख्याल रखना होगा कि सड़क पर एक मैं ही नहीं चल रहा हूँ, सड़क पर और लोग भी चल रहे हैं। तो हमें अपने साथ साथ सामने रहने वाले को, चलने वाले को भी जीवन का ख्याल रखना है। तो अगर वो गति पर कमांड रखेंगे, गाड़ियों को मेंटेनेंस रखेंगे, फिटनेस रखेंगे, जो ट्रैफिक नियमों का अनुपालन करेंगे, तो निश्चित रूप से इस सड़क दुर्घटनाओं में बहुत बड़ी कमी की जा सकती है। लेकिन मैं दुर्भाग्य से ये बात स्वीकार करता हूँ कि हालांकि 2014 से पहले तो सड़क सुरक्षा क्या होता है कोई जानता भी नहीं था, जागरूकता कम थी। नहीं जानता ही नहीं था, सरकारों की प्राथमिकता में नहीं थी। तो 2015 में मैं भी मेंबर बना, तो जब मेंबर बना तो मुझे भी नहीं समझ आता था कि होता क्या है। लेकिन जब उसमें काम करने लगे तो उसमें बहुत सा ब्रॉड स्केल पर बातें समझ में आई। उसी तरह से आम लोगों को भी ये पता नहीं था। अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहा है, तो देखते हैं। नियमावली के हिसाब से तो जैसे कि आपने बताया कि लोगों को सतर्क होना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से अक्सर ये नियम बनते हैं कि हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट नहीं पहनने पे आप लोगों ने उसका फाइन भी बढ़ा दिया। ट्रैफिक नियमों में जो फाइन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उन सब में वृद्धि हो गई, लेकिन उसके बाद भी ये जो संख्या है वो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो धरातल पे वो चीज़ें उतर नहीं रही है, जो सरकार जो नियम बना रही है वो धरातल पे या तो उतर नहीं रही है या उतर रही है तो वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जा रही है। देखिए, इसी सवाल में जो आपने सवाल पूछा है, इसी में इसका पूरा जवाब भी है। सुपर
जब फाइन बढ़ाया गया तो हम लोग उसमें अनुशंसा किए थे, रिकमेंड किए थे। हम लोगों ने सोचा था कि जब फाइन बढ़ेगा तो लोगों में थोड़ा भय होगी जी। तो उससे कुछ घटेगी। हम्म। लेकिन जब कानून पास हुआ और जमीन पर आया तो मैं ये स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं करता कि जो लाभ हमको मिलना चाहिए था पब्लिक को दुर्घटना रोकने में, वो तो नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला। लेकिन जो ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, वो अवैध अनैतिक कमाई का जरिया जरूर बना दिए। तो जब तक कोई भी समाज में, अभी हम लोग जो बात करते हैं, तो कोई भी प्लान इम्प्लीमेंट अगर आपको करना है तो अंततः सोसाइटी अगर आपके साथ अगर सहयोग में नहीं खड़ा होगी तो आप नहीं कर पाओगे। नहीं तो आप तो पुलिस प्रशासन या ट्रैफिक नियमों की बात कर रही है, वो तो आपके अधीन ही आती है। सर दरअसल हम तो भारत सरकार नियम बना दे रही है, व्यवस्था दे दे रही है, लेकिन सारा सिस्टम तो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। अब स्टेट तो गवर्नमेंट इसका को मतलब तो क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय में कहीं दिक्कत है? नहीं, समन्वय में नहीं। इसको आप कहिए कि समन्वय का क्या बोलिएगा, स्वाभाविक बात है। ऊपर से जब कानून बनता है तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा? कौन राज्य करेगा? सरकार करेगी। राज्य सरकार का जो सिस्टम है, और कोई यही है ऐसा नहीं है, दुनिया का ही नियम है। लेकिन जब यही चीज कमाई का जरिया बन जाए, मानसिकता ही बदल जाए। आज आप बताइए, जब पोस्टिंग के लिए लोगों से अगर करोड़ों का अगर डील होता है, तो आखिर क्यों होता है? निश्चित है कि उसको आप कमाने के लिए आपने उसको मौका दिया है, आप उसको जगह दिए, वो वही करने जा ही रहा है, तो सही बात क्यों करेगा? तो यहाँ भी अभी आने वाले समय में मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि 1 आध साल संभवतः लगेगा, हालांकि कुछ समस्याओं के चलते थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन 1 आध साल के बाद टोटल सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा, जो अभी भी लगभग 30-40% तो हो गया है। तो जब ऑनलाइन हो जाएगा तो इन जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पर स्वतः कमांड हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, पूरा सेटअप तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मुझे लगता है कि इसका भी इलाज समूल हो जाएगा। ऑनलाइन होने पर आपका कहना है कि ये जो भी भ्रष्टाचार है उसको हम कम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं टोल की बात करूं, टोल में मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन हो चुकी हैं, लेकिन टोल की समस्या अभी पूरे देश में बनी हुई है। टोल पे जाम लगना, टोल पे अवैध वसूली होना, इन सब चीज़ों पे अभी तक लगाम लगता दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, अवैध वसूली तो नहीं होता है। उसमें क्या होता है, जैसे टोल में हम लोगों ने जब फास्ट टैग का कंसेप्ट आया, तो उसमें कंसेप्ट यही था कि किसी भी गाड़ी को कम से कम खड़ा ना होना पड़े जी। उसका रेट भी कम हो गया। लेकिन ये सच है कि जब आप ब्रॉड स्तर पर कोई काम करते हो, तो कितना भी लीक प्रूफ आप प्लान बनाते हो, उसमें कोई ना कोई लीकेज चोर लोग निकालिए लेता है। तो मैं भी कहने में संकोच नहीं करता कि हमारे टोल में भी कुछ ना कुछ लीकेज लोग निकाल लेते हैं। लेकिन चूंकि अब जो है सारे टोल के जितने भी कार्य प्रणाली हैं वह ऊपर सेंसर से जुड़ गए जी, इसलिए अब कोई कर के बचोच नहीं पाएगा। दूसरा, पहले पूरे 100% जब पीपीपी मोड पर होता था तो 100% जो कंस्ट्रक्शन कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी होता था, उसके अंडर में होता था। लेकिन नितिन जी जब आए तो इस सिस्टम को बदल दिए। उन्होंने कहा कि आपको जो लगाना है फाइनेंस, आप डिपार्टमेंट को लगाओ, सारी चीज़ें डिपार्टमेंट तय करेगा। हाँ, अभी फास्ट टैग में बहुत जगह ये दिक्कतें आ रही हैं, उसका नेटवर्क से के सिस्टम से होता है। दूसरा कि ये बात सच है, हम लोग को मानना चाहिए कि अभी टेक्निकल एक्सपर्ट उतने लोग हम लोगों के हर जगह नहीं है, और प्राइवेट कंपनियां टेंडर तो ले लेती है कम रेट दे करके जी, लेकिन जो एक्सपर्ट लोगों को हायर करने में उनको पेमेंट करने की कैपेसिटी नहीं बचती। तो इस पर भी हम लोगों ने अभी काम शुरू किया है, इस पर रिसर्च हो रहा है, रिव्यू भी होगा, और आगे काफ़ी हद तक सुधार बहुत जल्दी होगी। अब मैं जैसे झारखंड की बात करूं, तो झारखंड में जिस तरीके से नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें ज़मीन अधिग्रहण भी आता है, उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस भी आता है। अब पिछले साल या उससे पहले की बात है, जब एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री और नितिन गडकरी जी की, तो उसमें हमने देखा था कि नितिन जी ने ये भी कहा था कि आप मुझे ज़मीन दो, पैसे की कमी नहीं है हमारे पास, हम सड़क का जाल बिछा देंगे। तो उसके बाद हम झारखंड में उस तरीके का सड़क का जाल अभी देख नहीं रहे हैं, या जो सड़कें बनी है उसकी गति जो है वो धीमी है, या कोई नया प्रोजेक्ट अभी चालू होता हमें दिख नहीं रहा है। तो इसके पीछे की क्या वजह है? अब देखिए, ये तो जो आपका सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, हम लोगों के लिए बड़ा दुखदाई है, तकलीफदेह है।
कहिए क्यों है। हमारे बॉस नितिन जी खुद बोलते हैं कि अगर हम 5,000 करोड़ रुपए का सिविल वर्क कर सकते हैं तो अगर 500 करोड़ 1,000 करोड़ रुपया किसानों को देना पड़े, ज़मीन का देना पड़े, बाकी कुछ करना पड़े तो इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से झारखंड की जो हमारी सरकार है, अब इसको हम लोग पार्टी के आधार पर न लें, जितनी भी सरकारें रहती हैं, पता नहीं इनको अपने नागरिकों को लाभ देने में इनको दिक्कत क्या होती है। जमीन और फॉरेस्ट दो चीज़ तो स्वाभाविक है, हमारे यहाँ झारखंड में ये दो समस्याएं तो है। अब जब हम एक पेड़ काटते हैं उसके बदले 5 पेड़ लगाते हैं। ये पहला डिपार्टमेंट है, पहला नितिन गडकरी मंत्री है जो डिमोलिश करने के बाद रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं पूरा। अब तब भी इसको भी लोगों ने नाजायज कमाई का जरिया बना लिया है। अभी आप जब निकलिएगा जो कंस्ट्रक्शन में, तो मैं अभी मीटिंग कर रहा था एक जिले में, तो हम जाते के समय देखे कि बड़ा बड़ा पेड़ काटा हुआ है भाई, जड़ जो है जो फेंका हुआ है और लगभग 50% मिट्टी का भी काम हो गया। और जब मीटिंग में मैं जब रिव्यू करने लगा तो बोला कि सर हमको तो अभी तक कोई क्लियरेंस है ही नहीं है। तो हम डीएफओ को बुलवाए, हालांकि डीएफओ भी हम लोग के कमेटी में होता है, लेकिन उस समय आया नहीं था। तो हम बोले कि नहीं उसको अभी के अभी बुलाओ, कहाँ है। बुलवाए तो हम पूछे तो बोला कि नहीं सर अभी हेड ऑफिस से हुआ नहीं है। तो मैं हंस के पूछा हमको तो पेड़ कट कैसे गया। यानी पिछले दरवाजे से ही कमाने का जरिया ये भी है कि जितना देर लगाएंगे एनओसी में अथी में, तो ठेकेदार पट्टेदार कोई भी है तो उसको अगर 5 करोड़ रुपया रोज अगर नुकसान हो रहा है, मान लीजिए सैकड़ों मशीनरी टूल्स गाड़ियाँ अगर खड़ी हो जाएंगी तो गरीब को रोज नुकसान होगा। 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, तो उसको क्या है 10-5 लाख रुपया दे देगा भाई कि किसी तरह से हमको जान बख्शो बाबा। तो इन लोगों ने उसमें भी धंधा बना लिया है। अब फॉरेस्ट क्लियरेंस आखिर आप नहीं दे रहे हो, काहे नहीं दे रहे हो भाई। जब पेड़ के बदले अच्छा दूसरा और मजेदार बात समझिए आप, क्योंकि झारखंड में घूमिए तो आपको समझ में आएगा। अगर मेन रोड से अंदर घुस जाइए तो कहीं जंगल में आपको पेड़ नहीं दिखाई देगा। क्यों? सारे लोग सब बिचौलिया लोग मिल करके सब बेच दिए पूरा जंगल। लेकिन अगर आपको सड़क बनाने के लिए पेड़ काटना हो तब तो नाली याद आ जाएगा, आपको एनओसी नहीं मिलेगा। अब क्या है, केवल कमाने का, नाजायज कमाने का जरिया। आपका कहना है कि आपको एनओसी नहीं मिल रहा इसलिए आप सड़क नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन अगर राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार तो कहती है कि अभी केंद्र से हमारे पास फंड ही नहीं आया है। उनके पास फंड थोड़ी आता है। जो भी सरकार हमारे यहाँ जो भारत सरकार जो सड़कें बनाती है उसका फंड उनको थोड़ी देता है। नहीं, वो फंड नहीं देता है, पर वो जो क्लियरेंस है, जो बाकी चीजें हैं वो तो केंद्र ही देगी। नियमानुसार बिना क्लियरेंस के टेंडर ही नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे मंत्री जी का मतलब कहिए कि राज्य के प्रति विशेष लगाव है कि वो दे देते हैं, टेंडर करा देते हैं कि जैसे जैसे भी हो जल्दी से काम करवा लो। अब रही बात एनओसी का, तो एनओसी किसी भी केंद्र के अधीन का विषय नहीं है। केंद्र के अधीन आता है केवल एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसके तहत आपको माइंस और बालू में ये टेक्निकली समस्या आती है। अभी आपको बालू का भी, अब मान लीजिए आप अगर सड़क बना रहे हैं तो सड़क बनाने में बालू भी का भी बहुत बड़े मात्रा में उपयोग होता है। बिल्कुल, गिट्टी का उपयोग होता है, बालू मान लीजिए गिट्टी में तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन झारखंड में जो सबसे ज्यादा नदी है, सबसे ज्यादा बालू है, उस राज्य में बालू के लिए यहीं के लोगों को परेशानी है। और सभी जगह है, आपके गांव में नदी बह रहा है लेकिन आप अपना घर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि बालू का राइट किसी भी राज्य सरकार का है ही नहीं। आपके माध्यम से मैं ये बता रहा हूँ, आम लोगों को भी बता रहा हूँ, यह विशुद्ध पंचायत का विषय है। राज्य सरकार तो जबरदस्ती लूट रही है पंचायतों का अधिकार। क्यों? राज्य सरकार तो कहती है कि जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनमें उनको रॉयल्टी भी कम मिल रही है और बालू जो है वो उनके अधीन ही आता है। सर अब वो कह रहे हैं, लेकिन जिस अधिकार के तहत वो कह रहे हैं, संविधान तो है जी, जो सबों को अधिकार को डिवाइड करता है। तो जो संविधान से उनको अधिकार मिला है वही तो 143 के तहत जो है पंचायती राज अधिकार कानून क्या कहता है, आप लोग भी पढ़ लीजिए, अभी खोल लीजिए, किसका अधिकार है इसमें, छिपी छिपाई बात क्या है।
वो पेड़ मानता हूँ। पौधा से लेकर के बालू तो सारा तो पंचायत का अधिकार है। जी। अब ये लोग तो उसको जबरदस्ती कर रहे हैं। दूसरा, अब हमारे कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं तो उसको काम कर रहा है, तो किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को जितना उसको बालू चाहिए, तय बात है कि जब सरकारी कंपनी है, सरकारी प्रोजेक्ट है, तो उसका जितना भी रॉयल्टी आपका है वो तो एक नंबर में है, वो तो रॉयल्टी आपको मिलना है, जी। टैक्स भी आपको मिलना है। फिर कहीं भी घाट से उठवाने में आपको क्या प्रॉब्लम है? अभी उसी रॉयल्टी को तो के राज्य सरकार का कहना है अरे कि भैया चाहे वो खाता बालू में हो, आपका आता है, चाहे वो कोयला अब हो, यही तो वही रॉयल्टी तो आप लोग नहीं दे अगर ऐसा कोई कहता है या आपको कोई बताया है तो आप उससे पूछिएगा कि प्रभु जी जितना ये रॉयल्टी कटता है वो जिला या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अकाउंट में जाता है कि सीधे भारत सरकार के पास जाता है? थोड़ा पूछिएगा। हालांकि ये भी गलत है, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट में भी नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं जिस जाना। पंचायत का मामला है उस पंचायत के खाते में जाना चाहिए। आप केवल रॉयल्टी और जीएसटी के भागीदार हो, आप बालू के रेट का भागीदार नहीं हो। ये एकदम जबरदस्ती है, माइनिंग का ही बात है। जिस गांव में माइन आप कर रहे हो, पहाड़ तोड़ रहे हो, पत्थर तोड़ रहे हो, अभी हम लोग अभी गए, अभी डीवीसी का जो चल रहा है कोल माइंस, आश्चर्य आपको होगा कि 70% जहाँ माइन है उस वहाँ पर लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है उसके लिए। अब वो फंड के लिए राज्य सरकार अनुमति देगी तब डिस्ट्रिक्ट जो है फंड जो है सो आपका खर्चा कर पाएगा। हद बात है भाई। कानून जब 70% उसको शेयर डिसाइड कर दिया, वो रेट है, फिर आप क्यों करते हो बाबा? जब जिला का अध्यक्ष जो है डीएम होता है, ऑलरेडी डीसी होता है, जी। आप क्यों उसको अपने कब्जे में रखो? अभी मैं धनबाद जब गया था, डीएम तो उनके अधीन ही आता है। भाई अधीन आता है तो आप पावर डिवाइड है ना, बिल्कुल है। उसको तो अध्यक्ष चेयरमैन क्यों बनाया गया है? डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड का चेयरमैन डीएमएफ का आकर डीसी क्यों होता है? इसीलिए होता है कि जिस जिले के अंदर में जहाँ पर जो है वहाँ पर वो विकास कार्य अपने कमेटी को बुला करके वहाँ के लोगों के अनुकूल चलाए। अब आप जब वो भी अपने यहाँ मांगते हो और 2-2 साल तक करते नहीं हो। धनबाद अभी मैं गया था एक बार रिव्यू में, तो वहाँ सबसे बड़ा एक अभी भी मामला फंसा हुआ है, गया पुल। अगर आप लोग भी जाते होइएगा तो रेलवे के नीचे वाला जो जी। अथी है वहाँ क्या घंटों घंटा जाम रहता है। तो उसमें जब हम लोग तो बात आई कि भाई ये रेलवे का डीआरएम हमको एनओसी नहीं दे रहा है, इसके चलते हम नहीं बना पा रहा है। डीआरएम को बुलवाए तो कहने लगा कि सर हम लोग को इतना देर तक लाइन जो है लिंक बंद करना पड़ेगा। तो हम बोले कि तो यहाँ से माल तू केवल ढोएगा, पैसा कमाएगा, वो पुल नहीं बनवाएगा तो हम तो तुमका हमारा सड़क के ऊपर ही ना तुम्हारा लाइन जा रहा है, हम लाइनें नहीं जाने देंगे, उसी को हम बाधित कर देंगे। तब क्या करोगे? तब बोला कि ठीक है सर हम एनओसी कर देंगे। उस समय डीसी बड़ा अच्छा थे, क्या तो नाम था हम भूल रहे हैं अभी। वो बोले कि सर हमारे पास पैसा की कमी नहीं है, 700 कुछ करोड़ रुपया डीएमएफ फंड का है, तो हम लोग इसको कर लेंगे, आप केवल अप्रूवल करवा दीजिए। वहाँ से 3 बार राज्य सरकार के पास आ चुका प्रोजेक्ट, बार बार ये लोग घुमा रहे हैं, जबकि इनको 1 रुपया देना नहीं है। इनका 1 रुपया है भी नहीं इनका। अभी चाहेंगे भी तो दूसरे जगह खर्चो नहीं कर सकते, जब होगा तो उस एरिया में ही होगा, लेकिन तब भी नहीं करते। और ये हालत केवल धनबाद का ऐसा नहीं है, जिस एरिया में भी आप जाइए माइनिंग सेक्टर में केवल लुटा रहा है, किसान को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है और लोकल लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मैं बधाई देता हूँ अभी नया जयराम महतो जो अभी राजनीति शुरू किया है, अगर टिक गया तो रियल में सही मानने में झारखंडियों के लिए राजनीति वही शुरू किया है। जी, हम देखते भी आए हैं कि वो काफ़ी मुद्दों पे मुखर रहते हैं और राज्य सरकार के साथ साथ बीजेपी को भी घेरने का कोई मौका वो छोड़ते नहीं। छोड़ना चाहिए, उसको क्यों छोड़ेगा? अब मैं ये बात करूं, ये तो हो गई सड़क से लेके अभी जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध समाप्त हो गया या फिर युद्ध विराम लगा है, तो इसमें सड़कों की भूमिका भी बहुत ज़्यादा रही है। तो जिस तरीके से चाइना बॉर्डर हो गया या पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, उसमें सड़कों का निर्माण केंद्र सरकार कर रही है या जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, तो उसमें कितना बाधा आया है इस युद्ध के बाद, या आगे की आप लोगों की रणनीति क्या है वहाँ पर सड़कें बनाने के लिए? नहीं, ऐसा है कि पहली बार 2014 में जब सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री माननीय नितिन जी बने, तो उन्होंने शुरुआत में ही कहा था कि हम ऐसी सड़कें बनाएंगे जिसमें ज़रूरत पर फाइटर जेट भी लैंड करे और वहाँ से फ्लाई करे।
उसके लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये सही है कि उसके बाद जितने भी एक्सप्रेसवे बने, जितने भी अभी तक 42-43 तो हम लोग के नाम में भी याद है, आज भी जो बन रहे हैं वो इस मानक, इस स्टैंडर्ड के बन रहे हैं कि वहाँ किसी भी टाइम कोई भी बड़ा से बड़ा जेट लैंड कर सकता है, वहाँ से उड़ान भर सकता है। और इसका असर भी पड़ा। जब डोकलाम में चाइना जब आया था तो उसे अंदाजा नहीं था भारत में इतने अंदर तक सड़क इतने अंदर तक अब इतना बेहतर क्वालिटी का बना दिया जो 15 से 20 मिनट के अंदर में कहीं भी टारगेट कर सकता है। तो अच्छा, सड़कों का जाल अगर आपके पास नहीं है तो निश्चित रूप से युद्ध ऐसी स्थिति में आप उतना ही कमजोर होंगे। और भारत ने केवल सड़कों के सेक्टर में नहीं, निश्चित रूप से मोदी जी के आने के बाद 2014 से आमूल चूल बदलाव हुआ। और बदलाव यहाँ तक हुआ कि भारत की जितनी भी नीतियाँ थीं, चाहे वह आर्थिक नीति हो, विदेश नीति हो, सबों में बदलाव आया। इसी बदलाव का नतीजा देखिए, अभी दुर्घटना तो हर जगह होता है। पहले तो साल में रोज के रोज आदमी दुर्घटना होता था, मारे जाते थे लोग। इस बार जो पहलगाम की घटना हुई तो मीडिया ने ऐसा बनाया जैसे पहली बार धर्म पूछ के लोगों ने मारा है। ऐसा नहीं है। यह जमात हमेशा गैर इस्लामी हिंदुओं को ही टारगेट करता है और चीन करके ही मारता है। मैं खुद 1988 में फंसा हूँ। जब हम लोग जम्मू कश्मीर जो जाते थे, क्रिकेट बैट वहीं से आता है, आप लोगों को मैं बताऊँ जानकारी के लिए। मेरा स्पोर्ट्स का बिजनेस था, हम लोग जाते थे लेने। मैं खुद फंसा हूँ। और उस समय भी लोग कपड़ा उतार के खतना देख के मारता था। आज पूछ के मारा, ऐसा बात नहीं है। आज ये विषय इसलिए बना कि आज नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कुशल, सशक्त, मजबूत सरकार थी और इसीलिए जवाब भी दिया। वरना रोज तो होता था, लोग डोजियर भेजता था, बोलता था, विरोध व्यक्त कर दिया, खेद व्यक्त कर दिया, निंदा कर दिया, बात खत्म हो गई। कौन करता था? तो पहली बार, अच्छा नाम भी रखा, क्या रखा? सिंदूर। सिंदूर। अब सिंदूर अपने आप में कितना बड़ा सिंबल है, इसके बाद कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और बिना युद्ध लड़े हुए भारत जीत गया, बिना लड़े हुए। लड़ा कहाँ? अभी तो युद्ध शुरू हुआ नहीं था। रियल में बिना लड़े हुए ही पूरा दुनिया समझ गया कि ताकत क्या होता है, क्षमता क्या होता है। भावी योजना भी हो गया। अभी तक कश्मीर को मुद्दा बनाते रहता था लोग, कभी ऑक्यूपाई कश्मीर जो है पीओके, वो मुद्दा नहीं बनता था। आज पहली बार वही मुद्दा है और जो इनके गलतियां थी उनको सुधारने की ओर आगे बढ़ रहा है। इसलिए इसमें देश काफ़ी आगे बढ़ी है, भविष्य में भी काफ़ी अच्छी संभावना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।